हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट्स। बच्चों का हमेशा क्लास 11th का या जब वो 12th में चले जाते हैं तब भी एक ही बात कहते हैं कि सर 11th क्लास से एक चैप्टर समझ नहीं आया था, वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी यही बात क्लास 12th में जाके कहें। तो आइए क्लास 11th में इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इनका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें सीखेंगे आज की क्लास में। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। काफी ट्रांजैक्शंस हम आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो ट्रांजैक्शन छूट जाएंगे, कुछ डेटर से रिलेटेड वगैरह लास्ट में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम कुछ अच्छी ट्रांजैक्शन सीखने जा रहे हैं जो बेसिक और बहुत ही बढ़िया ट्रांजैक्शंस हैं। तो आइए जानते हैं एडजस्टमेंट होती क्या है। पहले तो क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करनी है। तो पहले तो ये बताओ भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती कौन सी हैं, किन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स को, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट का मतलब कोई चीज प्लस या कोई चीज माइनस करनी है, या कोई चीज लिखनी है या कोई चीज गायब करनी है, कुछ ऐसा करना है। तो कैसे करना होगा, क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, उसके बारे में जानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एडजस्टमेंट्स होंगी। अब सवाल में क्या गिवन होगा बेटा, सवाल में एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। आपने इससे पिछले वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ट्रायल बैलेंस में हमें बहुत सारे अकाउंट्स के नाम दे रखे होते हैं, जो जिनमें से कुछ चीजें ट्रेडिंग में जाती हैं, कुछ P&L में और कुछ बैलेंस शीट में जाती हैं, और फिर बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता है। वो था केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, यानी केवल ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीजों को रिकॉर्ड करना। अगर आप लोगों को ठीक से याद है तो पिछले चैप्टर में ही आप लोगों ने एक आइटम एडजस्टमेंट का सीख लिया है पहले से ही। कौन सा एडजस्टमेंट का ऐसा आइटम था जो आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हो लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा। बेटा, ट्रायल बैलेंस के नीचे यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी बात लिखी गई होती है उसे बोलते हैं कि ये एक एडजस्टमेंट है। आप लोगों को याद होगा पिछले चैप्टर में ट्रायल बैलेंस के बाहर आपने हर सवाल में एक एडजस्टमेंट देखी जिसका नाम था क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट तो आपने पिछले चैप्टर में ही सीख ली है। और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या करते थे, आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखते थे, हाँ या ना। एक स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी होता था जिसको बोलते थे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एक ही जगह जाता था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपने वहीं पे सीख लिया था, दो जगह जाता है, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरी बार बैलेंस शीट के असेट साइड में। यानी एक एडजस्टमेंट तो इस चैप्टर की आप लोग पीछे ही सीख चुके हो, और कौन कौन सी नई आएंगी वो हम सीखते हैं और इस एक को भी रिकॉर्ड करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे कि ये चीजें कहां से आई। तो आइए सीखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी एडजस्टमेंट आज हमें कवर करनी है, आओ उनमें से पहली एडजस्टमेंट हम बात कर लेते हैं, वही जिसके बारे में अभी डिस्कशन किया, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा, क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है ये हमने पिछले चैप्टर में ही सीख लिया। अच्छा, हर चीज के डबल ट्रीटमेंट होंगे। जितनी भी चीजें हम करेंगे, कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है उसके कितने ट्रीटमेंट होते हैं, दो जगह ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री का रूल है ना, कोई चीज डेबिट होती है तो कोई क्रेडिट भी होती है। असेट अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल है, असेट बढ़ती है तो लायबिलिटी और कैपिटल भी बढ़ती है, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट आप लोगों ने पिछले चैप्टर में ही सीख लिया। सर स्टॉक यानी कि ये बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख देंगे इसको। और सर दूसरा क्या करेंगे, दूसरा सर इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। कौन सी साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, हाँ या ना। ये एडजस्टमेंट तो बिना इस चैप्टर के भी आप लोग सीख चुके हो। आज अब कौन सी सीखने जा रहे हैं, आओ शुरू करते हैं, करें। चलो बेटा, अगर मैं पहली एडजस्टमेंट बोलूं, बिल्कुल बेसिक और इंपॉर्टेंट, यानी जो हर सवाल में कॉपी होंगी वो बताने जा रहा हूं, तो हमारी आज की नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा कौन सी करें, प्रीपेड एक्सपेंस कर लेते हैं, कर लें। चलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा एक बात बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस होता है या असेट होता है। अच्छा, मैंने जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि ट्रायल बैलेंस की चीजों को हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। आप लोग ये वीडियो जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी तो। जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंस पांचों में से क्या होता है,
असेट, यानी किसी भी एक्सपेंस के नाम के आगे अगर प्रीपेड लगाओ, जैसे कि प्रीपेड रेंट, ठीक है, अगर मान लो रेंट है तो रेंट क्या होता है? एक्सपेंस, लेकिन अगर वर्ड है प्रीपेड रेंट तो ये क्या है? असेट। अगर वर्ड है सैलरी तो वो एक एक्सपेंस है, लेकिन अगर वर्ड लिखा है प्रीपेड सैलरी तो ये असेट है। यानी सर इसके जो दो ट्रीटमेंट होने हैं ना, उनमें से एक ट्रीटमेंट तो हमें पहले ही पता चल गया। पहला ट्रीटमेंट तो यह पता चल गया कि सर इसे शो कहां करेंगे? सर बैलेंस शीट की असेट साइड में शो कर देंगे, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर प्लस करें या माइनस? कुछ नहीं करना बैलेंस शीट के असेट साइड में, ना प्लस ना माइनस, क्या करना है? शो करने का मतलब मान लीजिए आपने ये बैलेंस शीट बनाई हुई है, तो आप क्या करोगे बैलेंस शीट में? यहां लिख दोगे प्रीपेड रेंट और यहां वैल्यू डाल दोगे, इसे बोलते हैं शो करना, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। मैं यहां चलो चीजें कुछ बना के दिखाई देता हूं आप लोगों को, जैसे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में भी आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। दूसरा P&L अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। तो जब मैंने कहा कि इसका डबल ट्रीटमेंट क्या होगा, मान लो वहां लिखा है प्रीपेड रेंट, तो सर यहां पे आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में शो कर देंगे प्रीपेड रेंट। अरे बात समझ। सर इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा वो और बता दो। देखो मैं आपको कहूं कि आधे इफेक्ट तो मैंने आप लोगों को जब 11th क्लास की पढ़ाई शुरू हुई थी उसी दिन पढ़ा दिए थे, क्योंकि आधा तो वही है कि ये कौन से घर से बिलोंग करता है। सर ये बैलेंस शीट के एसेट साइड से बिलोंग करता है। दूसरा जो इफेक्ट है वो कॉन्सेप्चुअल है, जरा उसको समझिएगा। अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो रट्टा मार लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए सुनिए, प्रीपेड एक्सपेंस, इसका मीनिंग क्या है? एक ऐसा एक्सपेंस जो इस साल काम नहीं आया, अगले साल के लिए पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसा एक्सपेंस जो पे किया है कौन से ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो क्या वो इस साल के P&L में शो होना चाहिए? इस साल के एक्सपेंस में से उस चीज को माइनस कर देना चाहिए। मान लो मैंने इस साल रेंट पे किया 13,000 रुपए, जिसमें से मुझे बताया गया कि 1,000 रुपए प्रीपेड रेंट था, तो ये 1,000 इस साल का या अगले साल का? क्योंकि ये खर्चा अगले साल का है, और हमने थ्योरी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस साल के खर्चे इस साल की इनकम में से माइनस होने चाहिए, थ्योरी में पढ़ा था। नहीं याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह कि सर ये खर्चा इस साल का नहीं था और इस साल का नहीं था, तो एक्सपेंस में से क्या करें? इसको माइनस कर दो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब एक्सपेंस में से माइनस करना है, ये मैं लिख देता हूं। एक्सपेंस में क्या करना है? इसको माइनस। अब एक्सपेंस जो होते हैं वो ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं या फिर P&L में भी आ सकता है। कुछ एक्सपेंस यहां आते हैं, कुछ यहां आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वर्ड दे रखा है जैसे प्रीपेड वेजेस, तो आप यहां ट्रेडिंग में वेजेस लिखा होगा, उसमें से माइनस कर देना। अगर लिखा है प्रीपेड सैलरीज, तो P&L के डेबिट में सैलरी लिखा होगा, उसमें से माइनस कर देना। नॉर्मल, यानी चाहे वो खर्चा ट्रेडिंग में हो या P&L हो, जहां पे भी हो उसके डेबिट साइड में। वैसे तो आपको पता ही है खर्चे कहां दिखते हैं, ऑफकोर्स सिर्फ खर्चे तो डेबिट साइड में दिखते हैं। तो डेबिट साइड में क्या करेंगे? शो करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस कर देंगे सर, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहां लिखा हुआ है टू रेंट, ठीक है, तो रेंट की वैल्यू पहले से लिखी हुई है, इसमें से प्रीपेड को क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना होगा, फिर वैल्यू बाहर जाएगी। डन? क्लियर है? तो प्रीपेड रेंट का कहां कहां असर आया? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट दे रखा था, ट्रायल बैलेंस के अंदर वो ये रेंट था, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है प्रीपेड रेंट, वो दो जगह आया। एक बार असेट साइड में आ गया और एक बार P&L में डेबिट साइड में माइनस हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चलो बिल्कुल इसी का विपरीत एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों को ऑलरेडी आधा तो आता ही है, वो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी एक्सपेंस के साथ अगर आउटस्टैंडिंग लग जाए तो वो एक्सपेंस रहता है या असेट लायबिलिटी कुछ बन जाता है? बिल्कुल सही। जैसे अगर एक वर्ड है सैलरी, केवल सैलरी लिखा है तो वो एक एक्सपेंस है, लेकिन अगर लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी तो फिर वो क्या बन जाता है बेटा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चले जाता है, हाँ या ना? और लायबिलिटी साइड में क्या करना है? उसको शो करना है। यानी सर यहां लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये बात समझ आई?
ये तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट भी होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस के बाद के हर चीज को डबल इफेक्ट होते हैं। तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा, आओ इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। समझोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझोगे तो याद कर लेना, बहुत इजी है, याद करना भी सिखा दूंगा कि कैसे याद करते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मीनिंग है सर कोई ऐसा काम जो हमने करवा तो लिया एम्प्लॉय से, उसके लिए पैसे अभी तक नहीं चुकाए। क्या मीनिंग हुआ इसका, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या हुआ, पैसे अभी तक नहीं चुकाए। तो इसका मतलब ये खर्चा इसी साल का था या नहीं था, खर्चा तो इसी साल का था, काम तो आपने इसी साल करवाया है। पेमेंट नहीं करी तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा, आपने पेमेंट करी नहीं तो रिकॉर्ड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। अरे सर खर्चा इसी साल का था, आपने पेमेंट नहीं करी तो क्या हुआ, रिकॉर्ड तो इसी साल होना चाहिए, हाँ या ना। आप लोगों ने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था थ्योरी के अंदर, यही तो टॉपिक था एक्रूअल कॉन्सेप्ट में कि खर्चा किसी, पैसे कब गए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि खर्चा सर इस साल का था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का यही मीनिंग है कि सर आपने पेमेंट नहीं करी तो क्या, खर्चा तो इसी साल का था, और अगर इस साल था तो इस साल खर्चे को बढ़ाऊं या कम करूं, बढ़ा दूं। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या है, ऑब्वियसली सर एक्सपेंस दो जगह आते हैं, कुछ ट्रेडिंग में आते हैं, कुछ P&L में, जहां का भी वो आइटम होगा, जहां का भी आइटम होगा सर ऑब्वियसली वो डेबिट साइड में ही आया होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सर सैलरी तो ऑब्वियसली डेबिट में ही दिख रही होगी, एक्सपेंस है तो डेबिट में ही दिखेगा, ये बात याद रखने की तो नहीं है, नॉर्मल है। सर प्लस करूं या माइनस, इसे करेंगे प्लस। आई बात समझ। आओ इसका सेकेंड इफेक्ट कहां दिखाएंगे, एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में और एक बार यहां पे प्लस हो जाएगा P&L में या ट्रेडिंग में, जहां पे भी आप लिखना चाहें। आई बात समझिए, पक्का। तो ये दो पॉइंट अभी हमने पढ़े एक्सपेंसेस के, जो बच्चों को 99% सबको याद रहते हैं कि सर प्रीपेड, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीपेड सर अगले साल का है, माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग सर इसी साल का था, पे नहीं किया, प्लस कर दो। और असेट लायबिलिटी तो पता ही है, प्रीपेड असेट होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है। यानी बच्चा जो भूलता है वो क्या है कि माइनस करना है या प्लस करना है। और मैं श्योर हूं कि अगर आप एक बार नाम के बारे में सोच लो तो आप माइनस और प्लस को भूलोगे नहीं बेटा। नाम के बारे में सोच लो का मतलब एक बार दिमाग लगा के देखो, प्रीपेड का मतलब सर नेक्स्ट ईयर के लिए किया गया खर्चा, माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग का मतलब सर इसी साल का खर्चा था, क्या कर दो, प्लस कर दो। डन। और ये तो आपको पहले से पता ही था, यानी एक इफेक्ट तो आपको आता है, दूसरा मैंने सिखा दिया। अब आपको क्या करना है, एक और चीज सीखते हैं, फोर्थ। ये दो बातें थी एक्सपेंसेस की, अब हम बात कर रहे हैं इनकम की। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, आउटस्टैंडिंग के एक दो सिनोनिम्स, एक दो पर्यायवाची और होते हैं। आउटस्टैंडिंग को ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, आउटस्टैंडिंग को एक्रूड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक्सपेंस एक्रूड तो इस साल नहीं आएगा, चलो अगले साल वर्ड काम आएगा। ये ड्यू भी वर्ड लिखा हो कि सैलरी ड्यू, तो ड्यू का मतलब क्या होता है, यही होता है, ठीक है। और चलो इनकम में चलते हैं बेटा। इनकम में जब इनकम की बात करते हैं तो हम प्रीपेड एक्सपेंस से उल्टी इनकम की बात कर रहे हैं, यानी कि इसका मीनिंग है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कौन सी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसे कई लोग अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। आओ एक बार बात करके देखते हैं, अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। सुनो बेटा देखो, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी अगले साल के लिए पेमेंट कर दी, वैसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल की फीस एडवांस में मिल गई। यही तो मीनिंग हुआ इसका। अच्छा एक बात बताओ, अगले साल के लिए किया गया खर्चा तो हमारे लिए असेट है, क्योंकि हमारा हक है। बेटा मैं हमारी क्लास में असेट्स को हक के नाम से और लाइबिलिटी को कंधों के बोझ के नाम से कहता हूं, कर्जा या कंधों का बोझ, ठीक है। असेट्स क्योंकि इन चीजों पे हमारा हक होता है। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने नेक्स्ट ईयर के लिए रिचार्ज करा लिया, अब आपका फोन पे बात करने का हक है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कंधों का बोझ, बेटा आपने बात कर ली फोन पे, अब आने वाला है जो पोस्टपेड कनेक्शन का बिल होता है ना, वो आने वाला है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी वो बिल जो अभी चुकाना बाकी है, वो आपके कंधों का बोझ है, यानी लायबिलिटी है ना, समझ रहे हो। अब मैं बात करने जा रहा हूं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे लिए असेट है या लायबिलिटी, ये हमारे लिए इनकम, जब भी एडवांस लग जाए इसके साथ में तो ये इनकम नहीं रहती, ये क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे आपसे पहले ही अगले साल का पैसा मिल जाएगा तो अब ये मेरे कंधों का बोझ हो जाएगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ाना है, ठीक है। अब क्योंकि आपसे पहले ही पैसा मिल चुका है तो अब ये मेरे लिए क्या है, कंधों का बोझ है, यानी मेरी लायबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ाऊं, है ना। तो जब कोई इनकम एडवांस में मिल जाती है, जैसे मान लो आपको इनकम, मान लो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो पहले तो अगर जब हम बोले वर्ड केवल कमीशन रिसीव्ड, जब वर्ड केवल कहा जाए कमीशन रिसीव्ड, तो वो सर एक इनकम होता है। क्या होता है कमीशन रिसीव्ड,
एक इनकम। लेकिन अगर वर्ड बोला जाए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस तो वो क्या बन जाएगा, बोलो, वो लाइबिलिटी बन जाएगा। यानी आपको उसका एक इफेक्ट तो आ गया कि सर ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो हो जाएगा, हाँ या ना। यानी सर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख दोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ या ना, ये लाइबिलिटी में शो हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सर ये इनकम इस साल की है या अगले साल की, अगले साल की, यानी इस साल की इनकम में से ये माइनस होनी चाहिए। जैसे प्रीपेड माइनस हुआ क्योंकि प्रीपेड भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, उसी तरह ये एडवांस भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। और इनकम जो होती है बेटा, इनकम वो ट्रेडिंग में तो आती नहीं है, कहां आती है, P&L के किस साइड में आती है। यानी ये आपको याद नहीं करना कि P&L का डेबिट साइड है या P&L का क्रेडिट। ऑब्वियसली अगर वर्ड लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस तो आपको पता है कि कमीशन रिसीव्ड P&L के क्रेडिट में ही दिखता है। ये आपको याद रखने वाली बात नहीं है। याद जो रखना है वो पॉइंट क्या है कि ये प्लस होगा या माइनस, बताओ। बिल्कुल सही, क्योंकि क्यों होगा, रीजन बताओ, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है। बिल्कुल सही, ये कॉन्सेप्ट है इसका कि ये नेक्स्ट ईयर का है। तो मैं यहां लिख देता हूं क्या कि माइनस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी। डन। चलो ये चौथा पॉइंट था। आओ जरा पांचवा पॉइंट देखते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बेटा। पांचवा पॉइंट, ठीक है, पांचवें पॉइंट में हम इसका ऑपोजिट लिख रहे हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, इसका ऑपोजिट होता है एक्रूड इनकम। बेटा 90% बच्चे ये वाला जब टॉपिक आता है ना एक्रूड इनकम, तो या तो गलती करते हैं या भूल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मोस्टली एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हर बच्चे को ये दो तो याद रहते हैं। जहां इनकम की बात आती है तो बच्चों की सोच थोड़ी सी वो हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है बच्चों को, जबकि कुछ नहीं है, बिल्कुल यही पॉइंट है। जरा सुनना बेटा, एक्रूड इनकम का मीनिंग क्या हुआ, या इनकम ड्यू रिसीव्ड बट, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या बोल सकते हैं इसको, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यही मीनिंग हुआ। एक ऐसी इनकम, एक्रूड वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता बच्चों को, तो मैं बता दूं, एक ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन मिली नहीं। मैंने आपके लिए काम कर दिया, आपको पढ़ा दिया, लेकिन अभी पैसे नहीं मिले, तो ये मेरी क्या है, एक्रूड इनकम। ये मेरे लिए असेट है। क्यों? क्योंकि ये मेरा हक है पैसे मांगने का। मैं मेहनत कर चुका हूं, तो एक्रूड इनकम यानी एक्रूड फीस, ये मेरे लिए क्या है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, ये मेरा मांगने का हक है या कंधों का बोझ है मांगना, हक है। और हक को कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में शो कर देते हैं, हाँ या ना, ठीक है। और चलो असेट साइड में शो करते हैं, कोई एक नाम ले लेते हैं। एक्रूड वर्ड जनरली 90% केसेस में इंटरेस्ट वर्ड के साथ मिलता है। इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, जैसे बैंक में अपने कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवा दिया, तो बैंक वाला क्या करता है, 31 मार्च को इंटरेस्ट थोड़ी देता है, लेकिन 31 मार्च तक जो इंटरेस्ट बना, उस इंटरेस्ट को जो बना लेकिन मिला नहीं, उसे हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोल देते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। क्योंकि बैंक में तो पैसे जमा है, मान लो आपने 1 जनवरी को जमा करवाए थे, मान लो कब करवाए थे, 1 जनवरी को जमा करवाए थे 10,000 रुपए, जिसपे 12% ब्याज मिलता है। तो पूरे साल का कितने रुपए ब्याज बना, 1,200 रुपए, हाँ या ना। लेकिन आप अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हो, 31 मार्च को। क्या 31 मार्च को वो बैंक वाला आपको एफडी पे 3 महीने का इंटरेस्ट देगा? नहीं, बैंक वाला इंटरेस्ट कब देगा, जब उसका 1 साल पूरा हो जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर को। 1 जनवरी को करवाई थी तो वो तो 31 दिसंबर को आपको 11,200 रुपए देगा, 10,000 मूलधन और 1,200 रुपए उस पर ब्याज, यही तो हुआ। लेकिन क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने बाद जब आप अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो 31 मार्च को, क्या उस दिन कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जो ड्यू तो हो गया लेकिन आपको मिला नहीं? 3 महीने तक आपका पैसा बैंक के पास था, हाँ या ना। अगर आप बीच में ही एफडी तुड़वाने भी चले जाओ तो 3 महीने का बैंक ब्याज देगा या नहीं देगा? देगा तो सही ना। वो बात अलग है, आपने 1 साल की एफडी करवाई है तो वो 1 साल बाद देगा, लेकिन अगर आप आज ही तुड़वा दो तो देगा ना। लेकिन आप तुड़वा नहीं रहे हो, आप क्या रख रहे हो, रख बनी हुई है। तो आप अपने मन में ही कहते हो भाई ये 3 महीने का जो इंटरेस्ट है ये मेरा ड्यू हो गया लेकिन मुझे मिला नहीं। एक्रूड वर्ड 99% केसेस में इंटरेस्ट के साथ मिलता है, ठीक है। एक ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया बट मिला नहीं, तो 3 महीने का 300 रुपए का इंटरेस्ट जो बनेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट। आओ पहली बात तो इसकी बात करते हैं, ये शो कहां होता है सर, बैलेंस शीट की असेट साइड में। एक्रूड इनकम यानी कि मैं यहां लिख देता हूं एक्रूड इंटरेस्ट। बेटा ये जो मैंने अभी 4 बातें आप लोगों को बताई है, ये सेकंड ईयर, सॉरी 12th में भी काम आती है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये चीजें, सारी चीजें नहीं आती 12th में काम, लेकिन कुछ चीजें जरूर वर्ड्स काम आते हैं, तो ये 4 चीजें जरूर याद रखें। एक्रूड इंटरेस्ट कहां पे आएगा बेटा, ये
असेट साइड में आएगा, शो कर देंगे। अब ये बताओ ये जो इनकम है ये इसी साल की है या नहीं है? सर इसी साल की तो है, जनवरी फरवरी मार्च, हमारा साल अप्रैल से मार्च का होता है, ये जनवरी फरवरी मार्च इसी साल के हैं, यानी इस साल की इनकम में जुड़नी चाहिए या माइनस होनी चाहिए? जुड़नी चाहिए, प्लस होनी चाहिए। और इनकम हमेशा कहां शो होती है? P&L के क्रेडिट साइड। तो ये बात याद रखने की नहीं है कि सर इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां आता है, कहां आता है? क्रेडिट में। अगर केवल वर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड तो वो तो यहां आ जाएगा P&L के क्रेडिट में, लेकिन वर्ड है एक्रूड इंटरेस्ट, अगर वर्ड क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट, तो वो क्या होगा? एक्रूड यहां पे प्लस हो जाएगा, हां या ना? एक्रूड यहां पे प्लस हो जाएगा। तो अब मेरे मेन 4 पॉइंट यहां पे कवर हो गए हैं, जरा मैं इनको रटवा दूं आप लोगों को एक बार, जिनको समझ में आए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो रट्टा मार लो, बहुत सिंपल सी बात है, रट्टा मारना भी जरूरी है। तो हाँ 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 बोलो। इंटरेस्ट वाला नहीं, बाद में 9 महीने का ही करेगा, जब अगले साल करेगा तो वो 9 महीने का ही ऐड करेगा, ठीक है। चलो कहां थे हम लोग? हाँ, मैं आपको कह रहा था कि चलो समझ में आया तो बहुत बढ़िया, लेकिन पेपर में तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट याद नहीं रख सकते, वहां पे ट्रिक्स जरूरी हैं। तो आप लोगों को ट्रिक क्या याद रखनी है? एक चीज याद रख लो बस इनमें से, बाकी 4 चीजें उसकी अपोजिट होती है, 3 चीजें। जैसे आपने प्रीपेड याद रख लिया कि सर प्रीपेड असेट होता है और माइनस होता है क्योंकि ये अगले साल का है, ये तो याद रख सकते हैं ना। सर प्रीपेड एक्सपेंस अगर माइनस होता है तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा? प्लस। उल्टा है ना इसका, ये माइनस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होगा, और क्योंकि एसेट है तो ये क्या होगा? लायबिलिटी। कॉन्सेप्ट तो आपको आते ही मैं रटवा रहा हूं। अब ये तो एक्सपेंस के याद हो गए, तो बिल्कुल इनके अपोजिट ये क्या हो गए? इनकम। देखो बेटा इनकम, ये प्रीपेड वाले की इनकम अपोजिट है एडवांस, ये असेट होता है तो ये क्या हो गया? लायबिलिटी। लेकिन इसको अपोजिट मत याद रख लेना, ये दोनों क्या है? माइनस, क्योंकि दोनों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? सर दोनों अगले साल की चीजें हैं। एडवांस वर्ड हो या प्रीपेड वर्ड हो, प्रीपेड और एडवांस सुनते क्या याद आता है? सर नेक्स्ट ईयर, और अगर नेक्स्ट ईयर है तो क्या करना है? माइनस होना है। तो एडवांस वाला लायबिलिटी होता है, एक्रूड वाला असेट होता है, ठीक है। और क्योंकि एडवांस वाला माइनस है तो एक्रूड वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? याद रख लेना, थोड़ी सी कोशिश करोगे, ये दो तो याद हो ही गए होंगे, याद करोगे तो ये वाला भी 1 सेकंड में याद हो जाएगा, बस इस वाले को और याद कर लेना, ये परेशान करता है बच्चों को। मैं आपको बता दूं एक्रूड और ड्यू एक ही चीज होती है, एक्रूड ड्यू आउटस्टैंडिंग। तो आप इससे लिंकअप करके पढ़ोगे कि ये जो है नीचे वाला वो इसका पार्ट है, तो जैसे ये क्या होता है? प्लस, तो ये भी क्या होता है? प्लस, ठीक है। ये एक ऐसा हक है, एक ऐसी इनकम जो इसी साल की थी लेकिन मिली नहीं, तो इसी साल की इनकम में प्लस होनी चाहिए। डन। तो ये 4 टॉपिक तो एक जगह के हमने कवर किए, टोटल आइटम 5 हो गए हैं। एक तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, इसको काउंट नहीं कर रहा इसलिए मैं उसको। अब कुछ और चीजों की बातें करते हैं, ठीक है। ये 4 समझ में आए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में इन 4 में से 2-3 तो मिल ही जाते हैं। अब आओ कुछ और चीजों की बातें करते हैं। एक बार बुक का ये चैप्टर खोल लो जहां पे स्टार्टिंग में 22-23 एडजस्टमेंट लिखी हुई है, जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ये रहा, लाओ देखो बेटा, यहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक पढ़ लिया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा। आओ डेप्रिसिएशन पढ़ लेते हैं। मैं एक्चुअली सोचा था डेप्रिसिएशन की बजाय को दूसरा पहले, हाँ इंटरेस्ट वाले पढ़ाता हूं। चलो आओ, 5वां 6ठा पॉइंट देखो बेटा। अब अगला हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसका क्या रूल है? एक बात बताओ, आप लोगों को मैंने अच्छे से याद करवा रखा है, मुझे पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है या लायबिलिटी? बताओ, एक्सपेंस होता है या इनकम? सॉरी, हाँ हाँ, इनकम। तुम बताओ। बहुत बिल्कुल गलत जवाब, मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी तुम लोगों ने। आओ बेटा चलो बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई बात नहीं, आप लोग बच्चे हो, गलतियां तो कर ही सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात, आप कौन हो? ऑनर हो या बिजनेस हो? बोलो, आप कौन हो? बिजनेस हो। आप बिजनेस हो, ओनर से जो पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल, हाँ या ना? मालिक से जो पैसा मिला उसे बोलते हैं कैपिटल, बदले में मालिक को जो इंटरेस्ट देंगे वो क्या हो गया? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मालिक को दोगे या मालिक से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देंगे, और देंगे तो ये एक्सपेंस है। कैसे गलत कर सकते हो? तुम्हें तो फिर भी पता नहीं कब पढ़ाया था, लेकिन तुम्हें तो याद होना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर है? चलो, तो एक बात तो श्योर हो गई कि सर ये एक एक्सपेंस है। दोबारा समझाऊं क्या एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि हम मालिक को देते हैं, और एक्सपेंस कहां पे आते हैं बेटा?
पी एंड एल के डेबिट साइड में। यानी एक बात तो श्योर हो गई कि इसे पी एंड एल के डेबिट साइड में शो करना है। क्या करना है? पी एंड एल के डेबिट साइड में शो करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधा वैल्यू। देख रहे हो, प्लस माइनस नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूं? सीधा वैल्यू शो करना है। यहां पे डेबिट में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा इफेक्ट, जब मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो जर्नल एंट्री के चैप्टर से बताओ, चलो जर्नल एंट्री क्या बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? टू कैपिटल, यही बनती है। यानी कि कैपिटल क्रेडिट हो रही है, और कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब कैपिटल बढ़ना होता है या कम होना होता है? हाँ बोलो, कम है ना? या सुन के बोलो, दोनों के दोनों। तुम लोगों ने पंचरूल की भी धज्जियां उड़ा दी। ये आप लोगों का स्टेटस दिख रहा है कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो अकाउंट्स की? मुझे दिख रहा है बेटा, अच्छे से दिख रहा है कितने दिन से अकाउंट्स पढ़ रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं? डेबिट। ज्यादा चीजें पकड़ने के चक्कर में कुछ भी हाथ नहीं आता, ये याद रख लेना हमेशा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ा रहे हैं, कैपिटल क्रेडिट हो रही है। कैपिटल क्रेडिट होती है तो क्या करते हैं? एलआईसी जब क्रेडिट होती है तो एलआईसी क्रेडिट होती है तो प्लस करते हैं कैपिटल को। यानी अच्छा, कैपिटल दिखती कहां है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखती है, उस कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। हाँ या ना? क्योंकि क्रेडिट होती है ना, जर्नल एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कैपिटल क्रेडिट हुई, यानी कि कैपिटल में क्या करना है? प्लस करना है। ये बात समझ में आ रही हो? चलो तो यहां लिख देते हैं हम लोग क्या? कैपिटल, ये वैल्यू कैपिटल लिख दी, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ? और दूसरा क्या इफेक्ट हो गया? ये क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए पी एंड एल के डेबिट में गया, और इससे कैपिटल बढ़ती है तो ये कैपिटल में जुड़ गया। डन। अब मैं बताऊं आप लोगों को, 11th क्लास में बताता हूं, कई बार होता क्या है बच्चों के साथ बचपन से, आप लोगों को जब भी कोई दो चीजों के ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो हमेशा जो सेकंड मुंह से निकलता है ना, बताओ ये बढ़ेगा या कम होगा, तो हमेशा जवाब पता है सेकंड ऑप्शन आता है। आप लोगों का ही नहीं बोल रहा हूं, हर बच्चे की हैबिट बता रहा हूं। जब भी किसी चीज में दो चीजें बोली जाती हैं, बताओ ये डेबिट होगा या क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा। मतलब जब भी दो चीजें बोली गई तो जो लास्ट में मुंह से निकलता है ना, बच्चों का जवाब वही निकल के आता है ना? किसी और दिन प्रूव करवाऊंगा जल्दीबाजी में, जब आप ये बात भूल जाओगे मेरी वाली। चलो 7th पॉइंट, ये याद हो गया सभी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल इसी का उल्टा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि मालिक ने पैसे निकाले, वो ड्राइंग, हम मालिक से बोल रहे हैं अरे पैसे लेके जा रहे हो, इस पे इंटरेस्ट दे देना। यह हमारे लिए क्या है? इनकम है। वो एक्सपेंस था, ठीक है, और ये इनकम है। तो इनकम कहां पे आएगी? कि कोई भी इनकम हो कहां आती है बताओ? हो क्या गया है बेटा? कॉन्फिडेंस दिखाओ। पी एंड एल के क्रेडिट साइड में शो हो जाएगी। ठीक है, कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड। और ये एक्सपेंस था तो कहां शो हुआ? ये डेबिट साइड। ये हमारे लिए एक एक्सपेंस था, जबकि ये हमारे लिए एक इनकम है। ठीक है, तो यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिले तो आप उसे कहां डाल दोगे बेटा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड में डाल दोगे। ठीक है, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सर इससे कैपिटल बढ़ेगी। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन का अगर चैप्टर करते तो कैपिटल बढ़ा देते या कम कर देते? ड्राइंग से कैपिटल कम होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम होती है। तो बिल्कुल सही जवाब, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, कैपिटल में क्या कर देंगे? माइनस। तो आओ बेटा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिले तो यहां क्या कर देना? माइनस कर देना। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट हमारे यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। वो रियल में कोई पॉइंट होता तो है नहीं जो इंटरेस्ट ऑन लोन इन्होंने लिखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो नॉर्मल लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग नहीं होता ये पॉइंट। अब आगे आ जाओ, यहां पे हमारा बीच में एक मैंने कोई जंप मारा था, डेप्रिसिएशन, वो बता देता हूं। चलो अगला पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन तो पक्का आप लोगों को पहले से ही पता होगा। डेप्रिसिएशन हमारे लिए पांचों में से क्या है? जब मैं बोलता हूं पांच चीजें, यानी कि एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, बताओ। एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेप्रिसिएशन वाला जो होता है कहां जाता है? ये पी एंड एल के डेबिट साइड में, यानी इसको पी एंड एल के डेबिट साइड में शो कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? शो कर देंगे।
ठीक है। और डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? असेट की वैल्यू कम करना। तो यानी कि बैलेंस शीट में असेट साइड में असेट में से क्या कर देंगे? प्लस या माइनस? माइनस कर देंगे। आओ एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं। मान लो मुझे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, तो पहले यहां लिख देंगे फर्नीचर, ठीक है। मान लो 10,000 था और लिखा था डेप्रिशिएट एट 5%, तो इसमें से क्या होगा? माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन 5%, यानी कि 500 रुपए। यहां वैल्यू चले जाएगी 9.5। ये जो 500 का डेप्रिसिएशन है, इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? सर ये हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान हमेशा डेबिट साइड में आते हैं, इसलिए ये 500 रुपए यहां आ जाएंगे, ठीक है। फर्नीचर तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, वो तो एक ही जगह गया। डेप्रिसिएशन बाहर दे रखा होगा भाई 10% चार्ज करो, तो एक बार P&L के डेबिट साइड में और एक बार बैलेंस शीट के में असेट में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही होता है असेट की वैल्यू को कम करना। डन? चलो ठीक है। अब ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं। मैं ना बैड डेप्ट वाले कंप्लीट पॉइंट छोड़ रहा हूं। एक्चुअली ये जो बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, केवल इन 3 पॉइंट के लिए पूरी एक क्लास चाहिए, मतलब, और पेपर में पक्का आएगा। ये बात श्योर है कि जब एडजस्टमेंट का टॉपिक आएगा तो उसमें बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये पॉइंट आएंगे। तो उसके लिए एक सेपरेट एक क्लास लेंगे हम लोग, जिसमें बैड डेप्ट वाला पॉइंट करेंगे। आज हम ये छोटे छोटे वाली चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हम ले लेते हैं, कोई एबनॉर्मल लॉस काम का नहीं है, चैरिटी वाला ले लेते हैं। देखो ये सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स हैं, ये वाला देख लो, चैरिटी इन गुड्स। जब हम जर्नल एंट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने चैरिटी इन गुड्स की एक जर्नल एंट्री पढ़ी थी। बताओ क्या? गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। क्या? बिल्कुल सही, यही थी। यही ट्रीटमेंट आप लोगों को समझना है। चैरिटी एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा कहां आते हैं? P&L के डेबिट साइड। जब मैं डेबिट साइड लिखता हूं P&L की, इसका मतलब मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या कर देंगे? शो कर देंगे। अच्छा, आपने कहा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज को क्रेडिट करना, यानी कि परचेज को बढ़ाना या कम कर देना? कम कर देना। इसका मतलब परचेज कहां दिखती है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेजेस होता है उसमें क्या करेंगे? प्लस या माइनस? माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ, चैरिटी, बिल्कुल सही। मैं दिखा रहा हूं अभी, देखो। पहली बात तो इसको P&L के डेबिट साइड में शो कर देंगे, यानी कि यहां लिख देंगे क्या? टू चैरिटी। और यहां पे हमारा ऑलरेडी एक वर्ड आ रहा होगा, टू परचेजेस आ रहा होगा ओपनिंग स्टॉक के जस्ट नीचे, टू परचेजेस, जिसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो रखा होगा, हाँ या ना? अब यहीं पे हमें क्या करना होगा? चैरिटी को माइनस करना होगा, ठीक है। तो चैरिटी के डबल इफेक्ट क्या हुए? एक बार P&L के डेबिट में और दूसरी बार परचेज में से माइनस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक पॉइंट होता है चैरिटी की तरह ही, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सेम यही, मैं इसको ना यही लिख देता हूं, चैरिटी इन गुड्स और गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। ये दो अलग अलग पॉइंट है होने को तो, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। इसकी भी जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यानी एडवर्टाइजमेंट भी कहां आना चाहिए? P&L के डेबिट में। तो यहां टू चैरिटी लिखो या टू एडवर्टाइजमेंट लिखो, ट्रीटमेंट तो सेम ही है, P&L के डेबिट में। और करना क्या है? परचेजेस में से माइनस, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, हाँ या ना? तो ये कंबाइंड पॉइंट हो गए हमारे। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10th पॉइंट, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इस लाइन को लिखा कैसे इन्होंने? ड्रॉइंग्स इन गुड्स लिख दिया। क्या लिख दिया? ड्रॉइंग्स इन गुड्स। बताओगे मुझे इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज। और इसका मतलब ड्रॉइंग्स को डेबिट करने का मतलब है कि कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है? बिल्कुल सही जवाब, कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल कहां दिखती है? बैलेंस शीट में जहां कैपिटल दिख रही होगी वहां हम शो करेंगे या माइनस करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, कैपिटल में से भी कम और ट्रेडिंग अकाउंट में
जो परचेज दिख रहा होगा उसमें से भी माइनस करेंगे, हाँ या ना? क्लियर है? देखो अभी तक मैंने हर बार यहां पे शो वाले पॉइंट आए थे, अभी मैंने क्या लिख दिया यहां पे माइनस, तो याद रख लेना आप लोग, है ना? तो माइनस करना है दोनों में से। तो आओ क्या कर रहा था मैं, हाँ यहां पे माइनस कर रहा था गुड्स, और दूसरा यहां में माइनस कर रहा था ड्राइंग्स। परचेज में किस नाम से कर देंगे? ड्राइंग्स के नाम से कर देंगे। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। तो मेन जो इस चैप्टर के पॉइंट है ना, ऑलमोस्ट वो तो हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। लास्ट के जो 3-4 पॉइंट हैं वो थोड़े ऐसे हैं जो हो सकता है पेपर में आ जाए तो आ जाए, वरना आएगा नहीं, क्योंकि सवालों में भी केवल लास्ट के एक आधे सवाल में वो पॉइंट डाले हुए हैं। जैसे कि पॉइंट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो लिखवा देता हूं, आप लोग जानना चाहें, सीखना चाहें तो 11वां पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज, मुझे लगता नहीं आपके पेपर वाले ये पूछेंगे ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन हम क्या, हाँ कोई बात नहीं, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूं तो ये कभी भी कोई भी देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो देख ले, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप लोग जानते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? एक ऐसा एक्सपेंस जो किसी असेट की वैल्यू को बढ़ाता है उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने क्या किया, ये एक मंजिला बिल्डिंग थी, इसके ऊपर एक और मंजिल खड़ी कर दी, ये मेरा एक्सपेंस है या असेट का डेवलपमेंट है? यानी एक एक्सपेंस ऐसा था जिससे मेरी असेट इंक्रीज हो रही है, असेट बढ़ गई ना, 2 मंजिला घर हो गया मेरा, तो यानी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये बैलेंस शीट की असेट साइड में आना चाहिए था। एक थ्योरेटिकल चैप्टर है स्टार्टिंग में, सेकंड थर्ड वाले चैप्टर्स में ही, वहां पे नहीं, सॉरी इस चैप्टर से एक चैप्टर पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जस्ट पहले वाला जो चैप्टर है ना, थ्योरेटिकल है वो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, उसमें 1-2 ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें बताया जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। मान लो मेरी कोई गाड़ी है, उस गाड़ी मैंने कोई वो लेकर आया पिकअप वैन, और उसमें मैंने पीछे लोहे की वो लगा दी, चादर लगवा दी कवर करवाने के लिए। पिकअप जब आती है ना गाड़ी, तो वो पीछे केवल ऐसे फ्लैट होता है, गाड़ी के कवर्स नहीं होते, मैंने वो लगवा दिए, तो उससे मेरी असेट की वैल्यू बढ़ गई, ज्यादा काम आ सकती है वो। तो यानी कि बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जब कोई ऐसी चीज जिससे आपकी असेट बढ़ती हो तो उसे असेट में शो करना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने उसको दिखाकर कहां दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि P&L के डेबिट में दिखा दिया, आपने उसको रिपेयर दिखा दिया, ठीक है, या कोई ऐसा आइटम दिखा दिया। कल अपन ने रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी अपन ने देखा कि क्या होता है, कई बार एक बंदा जब किसी असेट में कोई इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस किया, इंस्टॉल करवाना, एक मान लो एक एसी लेके आए, उसे इंस्टॉल करवाया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ती है इससे, और उसने कहा किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को P&L के डेबिट में दिखा दिया। यानी जो जिससे उसको असेट की वैल्यू बढ़ानी थी, उसने उसका ट्रीटमेंट क्या कर दिया, P&L के डेबिट में दिखा दिया। तो आप उसको सुधारते कैसे हो, आप उस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देते हो, समझ रहे हो, और मशीनरी को डेबिट कर देते हो, यानी असेट की वैल्यू को बढ़ा देते हो और वो जो एक्सपेंस दिखाया था उसको कम कर देते हो, हाँ या ना? ठीक है, ये वही वाला पॉइंट है, जो आपको हिंट के लिए बता देता हूं, मशीनरी डेबिट टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये हिंट के लिए बता रहा हूं, इससे आपको ये टॉपिक याद आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री थी, याद आ रहा है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। गलती क्या हुई कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, करना किसको था, मशीनरी को। तो यही वाला ट्रीटमेंट हमें सीखना है। क्या सर, बैलेंस शीट में जो असेट दिख रही होगी उसे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही जवाब। और P&L अकाउंट में जो एक्सपेंस दिख रहा होगा, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंस दिखा दिया, रिवेन्यू का मतलब होता है P&L के डेबिट साइड में दिखने वाले खर्चे, उसे क्या कर देंगे, P&L के डेबिट साइड में क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। आ रही है बात समझ में? चांसेस कम है पूछे जाने के। खैर आगे क्या है, गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये पॉइंट ओरली बता देता हूं, सवाल में पॉइंट क्या लिखा है वो समझा देता हूं। गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने माल बेचा और भेज दिया, माल बेचा और भेज भी दिया कस्टमर के घर, लेकिन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, इसको लिखना भूल गए। अब क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट को अगर मैं लिखवाऊं कि इस पॉइंट में लिखा क्या है, गुड्स सोल्ड एंड सेंट बट
ओमिटेड, ओमिटेड की स्पेलिंग क्या है, मैंने गलत लिख दी शायद, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, डबल टी है ना, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। चलो हमने माल भेज दिया, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर अगर आप एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो अब कर दो, यही तो हमने सीखा था कल के चैप्टर में रेक्टिफिकेशन वाले में। तो देख रहे हो अगले चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से कैसे लिंक अप है। तो ये वही रेक्टिफिकेशन एंट्री है। क्या करोगे सर, जिस बंदे को यानी डेटर को माल बेचा होगा तो डेटर को क्या कर देंगे, डेबिट टू सेल्स, हाँ या ना, बस इसी एंट्री को रिकॉर्ड करना है। कैसे करेंगे सर, बैलेंस शीट में असेट साइड में डेटर्स आ रहे होंगे, उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स आ रही होगी, उसमें क्या कर देंगे, बोलो, प्लस करेंगे ना। सेल को भी तो बढ़ाएंगे, डेटर भी बढ़ाएंगे और सेल भी बढ़ाएंगे। सेल एक इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, है ना भाई। अपन ने किसी को माल बेचा और रिकॉर्ड करना भूल गए तो केवल डेटर का नाम ही थोड़ी बढ़ाएंगे, सेल भी तो बढ़ी है ना, सेल भी बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा और कौन सा पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट में, गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सेम ये पॉइंट है, गुड्स परचेज किए लेकिन लिखना भूल गए तो परचेज में प्लस कर देना, सेल की बजाय परचेज में प्लस और डेटर की बजाय क्रेडिटर में प्लस। आ रहा है समझ? नेक्स्ट लास्ट वाला, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये एक पॉइंट है, पता नहीं आपके टीचर ने करवाया नहीं करवाई, अच्छा पॉइंट है, लास्ट के 1 या 2 सवालों में ही आता है ये वाला पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये पॉइंट बहुत ही मजेदार है क्योंकि इसमें 2 नहीं 4 एडजस्टमेंट होती है, 2 नहीं कितनी होती है, 4 एडजस्टमेंट। पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट करेंगे और फिर इस पॉइंट को समझने के बाद इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ये है क्या, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे आप मेरी दुकान पे आए, मेरी कपड़ों की दुकान है बेटा, ठीक है, और आप मेरे स्टूडेंट भी हो और मेरा एक शोरूम भी चल रहा है। तो आपने क्या कहा, कह रहे सर मेरे को है ना ये टॉपर समझ में आ रहा है, मैं ये टॉपर लेना चाहती हूँ, लेकिन सर मैं ना भी श्योर नहीं हूँ, लूंगी नहीं लूंगी, मेरी मम्मी अगर हाँ बोलेगी तो ही मैं लूंगी, ऐसा बोल रहे हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो, ये टॉपर तुम ले जाओ अभी, क्या करो, ले जाओ, बिना पैसे दिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारी मम्मी हाँ बोले तो मेरे को फोन करके बता देना कि तुम खरीद रही हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे नाम का बिल काट दूंगा, वरना कोई बात नहीं, तुम दे जाना, कल कोई भागे थोड़ी जा रही हो। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी अगर आपका अप्रूवल आएगा तो ही मैं मानूंगा कि बिक गया, अप्रूवल अगर नहीं आया तो मैं मानूंगा कि नहीं बिका। क्लियर है? लेकिन एक बात बताओ, जब मैं जैसे ही तुम्हें टी शर्ट पकड़ाऊंगा तो मैं अपने बुक्स में क्या कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं अल्टीमेटली एक तुम्हारे नाम से बिल तो फाड़ दूंगा, बिल, और तुम्हें दे भी दूंगा। क्यों? मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर नहीं पसंद आया तो दे जाना ना बेटा, लेकिन आज अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना तो जरूरी है। यानी अप्रूवल बेसिस में भी मैं बिल तो फाड़ूंगा तुम्हारे नाम पे, लेकिन जब तक तुम्हारा अप्रूवल नहीं आएगा तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आज 31 मार्च हो गई, तुम मुझसे 25 मार्च को सामान लेके गई थी, तुम मुझे फोन करके बताना ही भूल गई कि तुमने ये खरीदा या नहीं खरीदा, ठीक है, आ रही बात समझ में? अब जब मैं 31 मार्च को अपना क्लोजिंग स्टॉक काउंट कर रहा हूं, आपको याद है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ट्रायल बैलेंस के अंदर से नहीं आती, बाहर कैलकुलेट की जाती है, कितना सामान रखा है, कितने रुपए का है, बात समझाई थी मैंने, है ना। मैं क्लोजिंग स्टॉक काउंट कर रहा हूं, मैंने काउंट कर लिया, फिर मुझे याद आया, अरे यार वो एक लड़की एक टॉपर लेके गई थी, वो भी है तो हमारा ही माल, अभी तक बिका तो है नहीं क्योंकि उसने हाँ नहीं बोला, अगर वो मना कर देगी तो थोड़ी बिका हुआ माना जाएगा वो, नहीं ना। तो मैं काम करता हूं, वो जो सामान जो एक टॉपर मेरी दुकान में नहीं दिख रहा, वो एक टॉपर जो मेरी दुकान में नहीं दिख रहा, उसकी वैल्यू भी अपने क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ लूं, हाँ या ना। क्लोजिंग स्टॉक रियल में क्या होता है, 31 मार्च को दुकान बंद करते समय, जाते समय दुकान के अंदर जो माल रखा है इसकी कीमत वो होती है क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन उसमें एक टॉपर ऐसा है जो यहां रखा ही नहीं है, फिर भी मैं क्या करूंगा, अब इस वैल्यू को यहां पे जोड़ूंगा क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, अप्रूवल नहीं आया, तो ये स्टॉक भी मैं क्या मानूंगा, मेरा ही है जो यहां दिख नहीं रहा। आ रही है बात समझ? ठीक है। दूसरी बात, मैंने जिस दिन ये सामान लेके गई होगी इसके नाम पे बिल फाड़ दिया होगा, अब इसका अप्रूवल आया ही नहीं, अब इसको कैसे डेटर बोलूं? डेटर बोलना गलत है ना, क्योंकि वो सामान तो मैं अपना मान रहा हूं। अगर मैंने उस टॉपर को अपने स्टॉक में जोड़ लिया है तो इसका मतलब वो टॉपर बिका नहीं है, तो मुझे अपनी सेल भी कम करनी पड़ेगी, मुझे अपना डेटर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन ये लेके गई थी 25 तारीख को, उस दिन मैंने सेल बिल फाड़ दिया था। सेल बिल फाड़ने का मतलब सेल बिल लिख देना, फाड़ने का मतलब सेल बिल इसके नाम पे लिख देना, तो सेल भी कम करनी पड़ेगी क्योंकि अप्रूवल नहीं आया। डेटर बना दिया था इसको मैंने, वो भी कम करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी।
समझ रहे हो? तो क्योंकि इसका अप्रूवल नहीं आया तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग वैल्यू से, एक कॉस्ट वैल्यू और दूसरी सेल वैल्यू। कौन सी वैल्यू? सेल वैल्यू। एसवी समझ गए? लिखूं सेल वैल्यू। कॉस्ट से तो मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दूंगा, और बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दूंगा। कौन सी वैल्यू? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। दूसरी बात, सेल वैल्यू से, बिल्कुल सही, डेटर्स में से और बैलेंस शीट के डेटर्स में से, बैलेंस शीट के डेटर्स में से माइनस कर दूंगा और ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स में से माइनस कर दूंगा। हाँ या ना? आ रही बात समझ? पक्का? तो ये पॉइंट रियल में 4 जगह गया, लेकिन कॉस्ट की वैल्यू अलग है। जैसे मान लो मैंने 8000 वाला टॉपर था, 10,000 में बेचा था इसको, या 800 रुपए वाला 1000 में, तो मैं स्टॉक कितना काउंट करूंगा? 800, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो टॉपर तो 800 का ही है। तो जब मैं अपने स्टॉक की वैल्यू बढ़ाऊंगा बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग में, तो वो कौन से कितने रुपए से बढ़ाऊंगा? 800 से ही। लेकिन जब मेरे को बिल कम करना होगा और डेटर कम करना होगा तो कितने रुपए से करूंगा? 1000 से कम करूंगा। अब हमारे कौन कौन से पॉइंट रह गए, एक बार लाइन से एक बार देख लो कौन कौन से रह गए, ताकि कल की क्लास के लिए पता रहे। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्रूड हो गया, अर्न इनकम हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। मान लो कोई लोन है, उस पर इंटरेस्ट देना है, तो क्या करोगे? एक्सपेंस में डाल दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और लाइबिलिटी में लिख देना इंटरेस्ट ऑन लोन, चुकाना बाकी है, रहने दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये अपने आप में तीनों अपने आप में एक पॉइंट है। एबनॉर्मल लॉस, बेटा मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस याद आ गया, लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस जो इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट रियल में क्या है? लॉस बाय फायर का पॉइंट है। बताओ बेटा, लॉस बाय फायर का क्या जर्नल एंट्री होती थी? लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट की? बिल्कुल सही, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही तो होती थी। तो लॉस बाय फायर हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हाँ या ना? और एक्सपेंस क्या करते हैं हम लोग? P&L के डेबिट साइड में शो कर देते हैं। और टू परचेज का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज आ रहा होगा, उसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि बिल्कुल वही ट्रीटमेंट है जो इन वाले केसेस में था। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट का भी क्या करोगे? जैसे ये चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट थे ना, ऐसे ये था लॉस बाय फायर। ठीक है बेटा, लॉस बाय फायर यहां पे, और यहां परचेज में से माइनस। कभी कभी इस लॉस बाय फायर वाले में एक ट्रीटमेंट आ जाता है, मैं आपको ओरली बता देता हूं, या तो जब कभी सवाल करेंगे या कुछ देखेंगे तो बता दूंगा, वरना कोई बात नहीं। लॉस बाय फायर में हमें क्लेम भी मिल जाता है। ठीक है, क्लेम भी मिल जाता है। तो मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मेरा 10,000 का माल चला, मुझे 8,000 का क्लेम मिल गया। अब क्या करेंगे? सुनना, 10,000 का माल जला, 8,000 का क्लेम मिल गया, तो परचेज में से कितना माइनस होगा? गुड्स कितने रुपए का जला? 10,000 का, हाँ या ना? तो परचेज में से कितना माइनस करेंगे? 10,000। 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने को तैयार है, हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे? रियल में नुकसान कितना हुआ, और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिख देंगे क्लेम, शो कर देंगे क्लेम को। क्लेम क्या करेंगे? शो, कितने रुपए का? यानी 3 ट्रीटमेंट नहीं हुए, ट्रीटमेंट 2 ही हुए हैं। परचेज में से 10,000 कम, तो 10,000 का डबल इफेक्ट भी तो होना था ना। तो 10,000 का दूसरा इफेक्ट क्या होगा? P&L में तो लॉस बाय फायर कितना आएगा? 2,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि कंपनी से क्लेम मांगने का हक है। कितने रुपए का? 8,000 का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक बार फिर समराइज करूं इस पॉइंट को, सुन लो बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। 10,000 रुपए का माल जला, इंश्योरेंस कंपनी 8,000 रुपए देने को तैयार है, तो हमें 10,000 के डबल इफेक्ट करने हैं। ये समझ लो, माल कितने का जला? तुम बार बार वही गलती करो। 10,000 का जला, परचेज में से कितने रुपए का माल गायब हो गया? 10,000 का माइनस हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, कंपनी कितने रुपए देने का तैयार है? 8,000 रुपए कंपनी से मांगने का हक रखता हूं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ गया इंश्योरेंस क्लेम, कितने रुपए? 8,000। और नुकसान कितने का हुआ? रियल में मेरे को अगर देखा जाए तो नुकसान कितने का हुआ? 2,000 का। और नुकसान बोलते हैं यानी P&L के एक्सपेंस।
P&L के एक्सपेंस यानी नॉर्मल जो मेरे को रियल में नुकसान हुआ वो कितने रुपए का हुआ? सर 2000 का ही तो हुआ। सर आपका माल तो 10 का चला था। अरे भाई 8 तो कंपनी दे रही है, तो मेरा रियल नुकसान कितने का है? 2000 का। तो 10,000 के डबल इफेक्ट हुए हैं, एक 10 यहां है और एक 10 के 2 टुकड़े हो गए, बस 2 यहां 8 यहां। ये पॉइंट समझ आया? तो ये हो गया हमारा कौन से वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट था ये? 13th हो गया। 14th मैंने आपको बता दिया चैरिटी वाला, फिर मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल बता दिया, ड्राइंग्स इन गुड्स बता दिया, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई नहीं होता, काट दो इसको। मैनेजर कमीशन का एक नेट प्रॉफिट का पॉइंट होता है, ये श्योरली आप लोगों को करवाया होगा। और 11th क्लास से अगर इस चैप्टर को कोई याद रखता है बच्चा, तो या तो वो बेड डेप्ट के पॉइंट से या मैनेजर कमीशन के पॉइंट से। मैं मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट तो बता देता हूं, बड़ा आसान है, उसकी कैलकुलेशन और बता दूंगा। अच्छा टाइम हो गया आप लोगों का, चलिए काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं मैनेजर कमीशन भी। और कौन सा पॉइंट बच गया? डेप्ट। और कोई तो नहीं बचा ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में नए पॉइंट्स के साथ, और ये टॉपिक सारा कवर हो जाएगा कल की छोटी सी क्लास के बाद। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।